जी हाँ दर्शकों, आप सभी ने मुकेश चंद्राकर की घिनौनी और दर्दनाक हत्या के बारे में सुना ही होगा। जिस डॉक्टर ने उनकी पोस्टमार्टम कही, उस डॉक्टर ने कहा कि 12 साल के उनके करियर में इतनी दर्दनाक हत्या उन्होंने होते हुए कभी नहीं देखी। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एक मैसेज किया था जो बहुत ही डिसअप्रूविंग टोन में था कि आपने आखिर ऐसी खबर क्यों की। तो मुकेश उस सुबह बहुत डरे से हुए थे स्वाभाविक रूप से, और उन्होंने कहा था कुछ होगा तो नहीं ना। सालों से उनको पता है कि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा भी थ्रेट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद वो लगातार एक रिलेंटलेस तरीके से वो स्टोरीज करते जा रहे हैं। बस्तर का स्थानीय पत्रकार के लिए जीवन इसलिए बहुत कठिन है कि उसे दोनों तरफ से दुधारी तलवार पर चलना पड़ता है। 2021 में सीआरपीएफ के कमांडो का नक्सली अपहरण कर लेते हैं और हमारी सरकार, हमारी इतनी एलीट फोर्सेस कुछ नहीं कर पाती है, वो कमांडो अंदर है। तब कुछ पत्रकार मिलकर जाते हैं और उन्हें किसी माओवादियों से लंबी वार्ता के बाद छुड़ा कर ले आते हैं। जो टीम गई थी पत्रकारों की, उनमें 2 नाम सर्वप्रमुख थे, मुकेश चंद्राकर और उनके मित्र गणेश मिश्रा। उनके जो भाई ने वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें कोई वीडियो नहीं था, ऑडियो था, केवल मदद की गुहार थी और कोई शायद सुनने को नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश के साथ ऐसा पहला अवसर नहीं था। मुकेश को अरसे से अनकंफर्टेबल खबरें लिखने के लिए धमकियां मिलती रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। मशहूर ऑस्ट्रेलियन पत्रकार जूलियन असांज ने एक बार कहा था कि नेवर किल द मैसेंजर हु गिव्स आउट द अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कड़वी सच्चाई बाहर लाता है उसको कभी मत मारना। लेकिन शायद ये बात भारत में लागू नहीं होती, क्योंकि वरना मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार की हत्या नहीं होती। जी हाँ दर्शकों, आप सभी ने मुकेश चंद्राकर की घिनौनी और दर्दनाक हत्या के बारे में सुना ही होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा पता चल रहा है कि सेप्टिक टैंक में उनकी जो बॉडी मिली थी, उसके बाद जिस डॉक्टर ने उनकी पोस्टमार्टम कही, उस डॉक्टर ने कहा कि 12 साल के उनके करियर में इतनी दर्दनाक हत्या उन्होंने होते हुए कभी नहीं देखी। तो आज मुकेश चंद्राकर की हत्या, पत्रकारों की सुरक्षा और ख़ास करके बस्तर के पत्रकारों की सुरक्षा और मुकेश की ज़िंदगी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशुतोष भारद्वाज बैठे हैं। आशुतोष हमारे द वायर हिंदी के एडिटर होने के साथ साथ कई सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें बस्तर में काम करने का। उन्होंने किताबें भी लिखी है और इससे ज़्यादा बढ़कर ये बात है कि उन्होंने मुकेश के साथ समय बिताया है। मुकेश एक तरीके से उनके छोटे भाई के नाते की हैसियत से थे और एक पत्रकार की हैसियत से भी उन्होंने उनके साथ काम किया है। तो आशुतोष एक सही व्यक्ति है जो मुकेश की ज़िंदगी के बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार आशुतोष जी। थैंक यू जीशान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशुतोष जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि मुकेश चंद्राकर को जब आप याद करते हैं, उनके बारे में जो आपने लिखा, उसमें आपने लिखा कि मुकेश ने आपको एक स्टोरी करने के बाद ये कहा था कि सर कुछ होगा तो नहीं ना। तो सबसे पहले तो आप इस वाक़ये के बारे में बताइए और उस स्टोरी के बारे में बताइए, किस स्टोरी की बात करते हुए मुकेश ने ऐसा कहा था। देखिए, मुकेश की हम जानते हैं हत्या हो चुकी है और उस पर उसकी वजहों को लेकर हम सब के भीतर एक तरह की क्लैरिटी है, हमें मालूम है आखिर क्यों हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश के साथ ऐसा पहला अवसर नहीं था। मुकेश को अरसे से अनकंफर्टेबल खबरें लिखने के लिए धमकियां मिलती रही थी। जिस घटना का आपने जिक्र किया, यह वह है जब पिछले बरस अगस्त में बस्तर के 4 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय बस्तर में यह बात पत्रकारों के बीच, समाज के बीच लगभग स्पष्ट थी कि फर्जी तरीके से गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने फर्जी एविडेंस छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्लांट किए हैं। तो इस पर मैंने मुकेश चंद्राकर और एक बस्तर के अन्य पत्रकार जिनका नाम राजा राठौड़ है, मैंने उन दोनों से कहा था, एक स्टोरी कमीशन करी थी कि हमारे लिए आप एक खबर लिखें। और उन्होंने बड़ी विस्तार से, पूरी प्रामाणिकता से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हमारे लिए लिखी थी, जो द वायर हिंदी में पिछले बरस अगस्त में प्रकाशित हुई थी। किस तरह से पुलिस ने इन हमारे बस्तर के 4 पत्रकारों को फंसाया है, वो खबर ये संकेत देती थी। तो जब ये खबर प्रकाशित हुई, उसके अगले दिन मेरे पास मुकेश का फ़ोन आता है कि देखिए पुलिस वहाँ की मुझे तंग कर रही है। मुझे मुकेश ने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था जो अभी तक मेरे पास है, जिस स्क्रीनशॉट में मुकेश चंद्राकर के पास छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एक मैसेज किया था जो बहुत ही डिसअप्रूविंग टोन में था कि आपने आखिर ऐसी खबर क्यों की। तो मुकेश उस सुबह बहुत डरे से हुए थे स्वाभाविक रूप से, और उन्होंने कहा था कुछ होगा तो नहीं ना। और उस दिन तो कुछ नहीं हुआ स्वाभाविक रूप से, लेकिन आप देखिए कि
4 महीने बाद एक अन्य खबर के सिलसिले में, जो खबर कुछ रसूखदार, कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ जाती थी, और उस खबर के सिलसिले में उनकी हत्या लेकिन हो ये गई। भी एक बात है, देखिए सर, कि अगस्त में उनको जहाँ पे पता है कि वो ऐसी खबरें कर रहे हैं, उतने सालों से उनको पता है कि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा भी थ्रेट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद वो लगातार एक रिलेंटलेस तरीके से वो स्टोरीज़ करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जर्नलिस्टिक जो एक कमिटमेंट है उसका एक एग्जांपल है। तो इसलिए मैं बस उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट भी, और बिकॉज़ ये शायद मैं एक तरीके से अपने आप को अनलकी समझूंगा कि मैं कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया, तो मैं उनको समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए, वो कैसे व्यक्ति थे, उनका करियर कैसा था। हमने एक बेसिक चीज़ तो हमने अभी पढ़ी कि पहले वो फ्रीलांसिंग करते थे और कई सालों से 2-3 सालों से उनका एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उनके करियर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। आप ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उससे पहले एक चीज़ और कहूँगा, जो आपने कहा था उनका कमिटमेंट। आप देखें कि जब दिल्ली में हम पत्रकार काम कर रहे हैं, हम तमाम संस्थानों के तहत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास धमकियाँ, थ्रेट्स नहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। हाँ, उस कुछ है हमारे पास, सिर पर एक छत है। जब मुकेश चंद्राकर या राजा राठौड़ या गणेश मिश्रा जैसे पत्रकार बस्तर में काम करते हैं, उनके सिर पे कोई छत नहीं है। उनके फ़ोन में अगर ऐसा मैसेज आता है, उनको अगर कोई आईपीएस अधिकारी अगर धमकी देता है या टोकता भी है, तो उनके लिए, उनके उस जंगल में उनके पास कोई और सहारा नहीं है। तो पहले हम समझें कि उस थ्रेट की जो क्वालिटी है, जो सघनता है, जो इंटेंसिटी है, वो कई सारे गुना अधिक है बस्तर जैसी जगहों पर। वो खासकर उन पत्रकारों के लिए जिनके सिर पर कोई छाया नहीं है, जो फ्रीलांसर्स हैं, और जो अगर पत्रकारिता करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके भीतर वाकई वो जुनून है, क्योंकि वो पत्रकारिता करना चाहते हैं। वो सिर्फ नौकरी नहीं है उनके लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट के साथ भारत भर में हो रहा है वो एक जगह पे, लेकिन यहाँ पर जो बस्तर में खास करके हो रहा है, उनकी एक मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि थ्रेट बहुत ज़्यादा रियल है उनके लिए। एकदम रियल है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। उनके साथ कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, पहली बात। अब ये सही बात है कि कोई कह सकता है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत सारे छोटे शहरों के पत्रकारों के पास भी नहीं है, उनकी भी दिक्कत है। मैं कहीं से उनके कठिनाई को कमतर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ बस्तर जैसी जंगल जैसी जगह में, जहाँ उनके पास संसाधन बहुत कम है, जहाँ उनकी कोई पहुँच नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, उनकी ज़िंदगी कई गुना अधिक भीषण है, अधिक कष्टकारी है। अब मैं मुकेश के जीवन पर लौटता हूँ, जो आपने मुझसे कहा था। मुकेश का जीवन बहुत ही त्रासद भरा जीवन है। देखिए, मुकेश का जन्म जिस समय हो रहा है, वह बस्तर में बासागुड़ा इलाके में, बीजापुर का एक इलाका है। वो उन दिनों कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, लेकिन नक्सल आंदोलन के बाद वो एकदम उजड़ गया, और वो नक्सल आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया। मुकेश का जन्म ऐसी जगह होता है, और जन्म के कुछ बरस बाद, जब वो अपनी टीन्स में ही हैं, सलवा जुडुम की हिंसा के दौरान वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, और उन्हें कोई दूसरी जगह जाके एक शरणार्थी कैंप में रहना पड़ता है। सलवा जुडुम यानी वो फोर्स जो भारत सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाई थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई थी। हाँ, सलवा जुडुम एक इनफॉर्मल मिलिशिया था वो। उस समय तब तक उनके पिता का देहांत हो चुका है, और मुकेश अपनी माँ के साथ एक रेफ्यूजी कैंप में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें वो रेफ्यूजी कैंप भी छोड़ना पड़ता है, फिर वो दूसरी रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं। इस तरह से मुकेश का बचपन न सिर्फ कठिनाइयों के बीच बीतता है, बल्कि मुकेश, कहते हैं ना, वो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं उस दर्द का, उस तकलीफ़ का, जो जंगल का आदिवासी, जो जंगल का व्यक्ति जिस तकलीफ़ को जी रहा है दैनिक स्तर पर, मुकेश उसको अपने बचपन से पलते बढ़ते देखते हैं। कुछ समय बाद उनकी माँ भी चली जाती हैं, तो मुकेश के ऊपर आप देखें कि बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन है। ऐसा व्यक्ति जब पत्रकारिता करने उतरता है, तो सोचिए वो कितना वेल्थ ऑफ इंटेंसिटी, वेल्थ ऑफ इमोशंस, कितनी सघनता के साथ करने उतरा होगा। ये व्यक्ति फिर तय करता है, एक बहुत ही कम उम्र का युवक, कि मुझे पत्रकारिता करनी है, मुझे बस्तर की कहानियाँ, मुझे बस्तर का जीवन लाना है सामने। ये मुकेश की पत्रकारिता में उनके आगमन को आप इस तरह देख सकते हैं। सर, अभी आपने उनकी ज़िंदगी की थोड़ी सी एक रिफ्लेक्शन हमें दी कि कैसा रहा उनका पर्सनल जीवन, लेकिन उनकी पत्रकारिता कैसी रही, उन्होंने क्या क्या स्टोरीज़ की, ये थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, उनके जर्नलिज्म को हम 2 फेज़ में बांट सकते हैं। पहला फेज़ वो था जिसे आप फ्रीलांसर या इंडिपेंडेंट पत्रकार का फेज़ कहते हैं, जब वो तमाम किस्म के अखबारों और टीवी चैनल के लिए, जो कि रायपुर में स्थापित हैं, उनके लिए लिखा करते थे, वीडियो भेजा करते थे। इस दौरान उन्हें बहुत कम सैलरी मिला करती थी।
उनकी कई सारी खबरें किल हो जाया करती थी। उन्हें आप जानते हैं कि एक फ्रीलांसर को तमाम किस्म की स्टोरी पिच भेजनी पड़ती है जो एडिटर स्वीकार नहीं किया करते थे। मैंने 2022 में मैंने आउटलुक मैगजीन में मैंने उनकी एक प्रोफाइल प्रकाशित की थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बता सकूँ मैं कि मैं काफ़ी समय से उनको देख रहा हूँ, मिलजुल रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से 10 वर्षों तक बीजापुर में एक छोटे से इलाके में बतौर फ्रीलांसर, बतौर छुटपुट संस्थानों के साथ जोड़कर काम करने के बाद जब उन्हें लगा कुछ नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने तय किया कि अब मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। और फिर वो आते हैं जिसे हम कहते हैं यूट्यूब मॉडल ऑफ जर्नलिज्म पर। तब उन्होंने अपना खुद का कैमरा लेकर जंगल ले जाना शुरू कर दिया। सर, मैं जब किसी से अपने दोस्त को कल बता रहा था ये चीज़ कि एक पत्रकार की बस्तर में हत्या हो गई, तो उस दोस्त का एकदम से रिएक्शन ऐसा था कि क्या नक्सलवादियों ने मार दिया। मतलब ये एक धारणा है आम लोगों में कि कुछ अगर बस्तर में होता है या छत्तीसगढ़ में होता है तो वो नक्सलवाद जो है वही उसका कारण होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ठेकेदार ने, रसूखदार ने एलिजेडली उनको मारा है, ऐसी खबरें आ रही है। तो आप इस पूरे बस्तर में पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ आप खाई देखते हैं और दूसरी तरफ कुआं देखते हैं। देखिए, जो नक्सली से जो थ्रेट है, हाँ, वो आप कह रहे हैं कि वो सामने आता है सबके सामने, लेकिन पुलिस से जो थ्रेट मिलता है उसके बारे में लोगों को कहाँ पता है। मैंने आपको बताया कि पिछले अगस्त में एक पुलिस ऑफिसर उन्हें धमका रहे हैं ये खबर करने के लिए, और जो ये आज घटना हुई है उसमें नक्सलियों का कोई योगदान नहीं है। तो बस्तर का स्थानीय पत्रकार के लिए जीवन इसलिए बहुत कठिन है कि उसे दोनों तरफ से दुधारी तलवार पर चलना पड़ता है। ये वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। सर, ये एक इसी के साथ हमने अब मुकेश का जब हम ट्विटर का प्रोफाइल देखते हैं तो मतलब उनका नाम एक ऐसी चीज़ के साथ भी जुड़ा है कि उन्होंने एक सीआरपीएफ के जवान को छोड़ा था। तो वो कहानी क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताए कि ऐसा ना लगे कि मुकेश एक तरीके की पत्रकारिता करते थे, एक तरीके की आइडियोलॉजी रखते थे। तो वो क्या बात थी, वो भी बताएं। देखिए, मुकेश, जो घटना का आपने जिक्र किया, वो मुकेश की लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन दिनों मैं मुकेश के साथ बहुत ही गहराई से लगातार संपर्क में था और उनके भीतर कुछ उमड़ रहा था, जिसके मैं अभी आपको उल्लेख करता हूँ। जिस घटना का आपने उल्लेख किया वो है अप्रैल 2021 की। अप्रैल 2021 में सीआरपीएफ के कमांडो का नक्सली अपहरण कर लेते हैं और हमारी सरकार, हमारी इतनी एलीट फोर्सेस कुछ नहीं कर पाती हैं, वो कमांडो अंदर है। तब कुछ पत्रकार मिलकर जाते हैं और उन्हें किसी माओवादियों से लंबी वार्ता के बाद छुड़ा कर ले आते हैं, जिनमें जो लोग प्रमुख थे, जो टीम गई थी पत्रकारों की, उनमें 2 नाम सर्व प्रमुख थे, मुकेश चंद्राकर और उनके मित्र गणेश मिश्रा, जो कि उन्हीं की तरह बीजापुर के पत्रकार हैं। और संयोग से ऐसा बना कि जब ये लोग छुड़ा कर ला रहे थे सीआरपीएफ कमांडो को, तो जिस बाइक से जो आते हैं, तो बाइक सबसे पहली बाइक मुकेश चला रहे थे और उनके पीछे वो सीआरपीएफ कमांडो बैठे हुए थे। तो और इस तरह से वो घटना राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। लेकिन मैंने आपको याद हो अभी कहा था कि ये घटना मुकेश के जीवन में टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है? ये वो समय है जब मुकेश करीब 10 सालों की पत्रकारिता करने के बाद पूरी तरह से ऊब चुके हैं। उनका रायपुर के मॉडल से मोहभंग हो चुका है। उनका कहना है कि जो नेशनल मीडिया है, रायपुर मीडिया है, वो मुझे प्रयोग करता है, केवल मुझसे इनपुट्स ले लेता है। मेरी स्टोरीज कहाँ हैं? मेरी स्टोरीज पर अपना वाईलाइन चला देते हैं। मैं यहाँ से वीडियो भेजता हूँ, वहाँ एंकर अपना मेरी वीडियो चुरा लेते हैं। मेरा काम कहाँ है? आप समझ रहे हैं ना? जंगल से वो वीडियो भेज रहे हैं मुकेश, और उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को, जो एकदम दुर्लभ वीडियो हैं, वहाँ रायपुर या दिल्ली में बैठा कोई एंकर अपने नाम से चला देता है। तब मुकेश ने तय किया कि अब समय आ गया है शायद मुझे अपना यूट्यूब शुरू करने का, और उसके इर्द गिर्द उसी अप्रैल मई के आसपास मुकेश ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। वीडियो, मैं बताना चाहूँगा, वो यूट्यूबर नहीं थे, वो वीडियो पत्रकार थे, जो कि पत्रकारिता की एकदम एक वाजिब एक विधा है। वो यूट्यूबर नहीं है, वो घर में बैठकर रिसर्च करके या यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं सुनाते थे। मुकेश ने पिछले 3.5 साल में जब से अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया, वो बस्तर की उन जगहों पर गए, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियोस हमें दिखाए जहाँ हमारी सरकारें, जहाँ हमारी एक्टिविस्ट, जहाँ हमारे रिसर्चर, या जहाँ हमारा देश कभी पहुँच ही नहीं पाया था। कितना मुश्किल है सर ये काम करना, क्योंकि आपने यहाँ वहाँ से काम किया है और काफ़ी सारी रिपोर्टिंग आपने की है। हालांकि आपने कहा कि आपके ऊपर एक छत थी एक नेशनल मीडिया की, बट स्टिल ये काम करना जो मुकेश कर रहे थे या आप जैसे लोग करते, करना कितना मुश्किल है? देखिए, ये छत जब ही तक है जब तक कि आपको कुछ डायरेक्ट थ्रेट्स मिलती हैं। जब आप जंगल में जाते हैं, कब किसी छत का कब कहीं नहीं रह जाती। तब आप कहते हैं ना, फिर आप एकदम आप नदी के बीच में, बीच भंवर में आप अकेले खड़े हैं। जब गोली आएगी,
तब वो आपसे नहीं पूछेगी कि आप दिल्ली के पत्रकार हैं, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, मराठी या तेलुगु या गोंडी में लिखते हैं। वो किसी को निशाना बना सकती है। जब ज़मीन के नीचे से आपकी बाइक चल रही है, पैदल चल रहे हैं, जब नीचे से लैंडमाइन का विस्फोट हो जाएगा तो वो ये देखकर नहीं विस्फोट होगा कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं या आप किस अखबार या किस संस्थान के साथ काम करते हैं। तो इसलिए बस्तर में चुनौती ये बहुत बड़ी है, जिसे आप सीधा सीधा जीवन की चुनौती कह सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप क्रॉस फायर में फंस सकते हैं। बहुत सारे जुझारू लोग जैसे मैं, हम अक्सर जाया करते थे और जो लाइव जो एनकाउंटर्स होते हैं, हम तुरंत, एनकाउंटर ख़त्म नहीं हुआ है, आप जानते हैं एनकाउंटर कोई ऐसा नहीं है कि 2-1 मिनट चलता है, वो दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं और वो घंटों बैठे रहते हैं। तो जैसी सूचना आती थी पत्रकार दौड़ जाया करते थे उसको कवर करने के लिए, तो हम भी वहाँ दौड़ जाया करते थे। तो ऐसे समय में कौन सी गोली किस समय आपको शिकार बना लेगी, कौन सी लैंडमाइन कब आपको शिकार बना लेगी, ये नहीं पता होता। लेकिन यही पत्रकारिता की चुनौती है। आपको भीतर जाना है, आपको स्थिति के बारे में बताना है, क्योंकि आपको लगता है अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। बस्तर में कितने लोग हैं जो जाते हैं, जो बताते हैं आखिर हुआ क्या, कि मुठभेड़ के नाम पर आपने आदिवासियों को मार दिया। ये मुकेश जैसे पत्रकार बताया करते थे। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बस आखिर के 2 सवाल। एक सवाल उसमें से ये है कि फिर ऐसी अगर बातें हैं, इतना कठिन काम करना है पत्रकारों के लिए, तो क्या बस्तर के पत्रकारों के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट में काम करते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान सरकारों को या एडिटर्स गिल्ड जैसे संस्थानों को क्या हमें करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें? देखिए, एकदम बनाने चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कार्यकाल में, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक पत्रकारिता सुरक्षा कानून वो लाई थी। उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। हम कहाँ सुनते हैं ऐसी बातें। उसमें बाकायदा ये था कि हर ज़िले में कमेटी बनाई जाएगी। मैं ये राज्य स्तर की बात कर रहा हूँ। बेहतर हो कि पूरे देश भर में ऐसी कमेटियाँ बने, बेहतर हो कि सभी पत्रकारों के पास ऐसी सुरक्षा हो, ऐसे अधिकार हो। लेकिन ये बनाई गई थी, कहाँ इस पर अमल हुआ? मैंने आपको बताया कि वो खबर लिखने के बाद उनके पास धमकी आती हैं, और वो अकेले नहीं हैं, तमाम लोगों के पास वहाँ धमकी आती हैं, देश भर में हम जानते हैं। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन सबको कोई ना कोई स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन ये कहाँ ले रहे हैं? अंततः अकेला पत्रकार अपने जुनून की वजह से वह अकेला पड़ा हुआ है, अपनी कहानी सुनाने के लिए, उस खबर को दर्ज करने के लिए वो जंगल में अकेला जीता है। बिल्कुल, आपने वही बॉटम लाइन कही। और वही हमने देखा कि जो मुकेश चंद्राकर का चैनल था, उस पर उनके जो भाई ने वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें कोई वीडियो नहीं था, ऑडियो था, केवल मदद की गुहार थी और कोई शायद सुनने को नहीं था। और बस इसी के साथ मैं आपसे बस एक लास्ट वर्ड मुकेश की लाइफ पर और अब आगे की राह पर पत्रकारिता के लिए और मुकेश जैसे लोगों के लिए क्या आप? देखिए, वो तो नहीं रहे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उनका जो योगदान है कि उन्होंने बस्तर को पिछले कई सारे वर्षों से लगातार निरंतर रिपोर्टिंग करके राष्ट्रीय चेतना में, राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया है। आज हम बस्तर को समझ पाते हैं, समझ रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है, एकमात्र वजह है कि मुकेश जैसे पत्रकार अब उन गिने चुने पत्रकारों में से एक बड़ा स्तंभ जा चुका है। तो ये बाकी पत्रकारों के ऊपर चुनौती है, जो बस्तर में हैं और जो बस्तर से बाहर भी, वो किस तरह से उस पत्रकारिता की उस अग्नि को, उस आँच को वो बुझने नहीं दें। सबसे बड़ी चुनौती जो बाहर है उनके ऊपर है कि इस समय बस्तर के पत्रकार को जिस मानसिक और जो इस भौतिक संबल की, जिस सहारे की ज़रूरत है, जिस विश्वास की ज़रूरत है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी आज की तारीख में बस्तर के पत्रकार को, क्योंकि आज बस्तर का पत्रकार डरा हुआ है, टूट चुका है। आज हमारी तरफ से इतना ही। आशा करते हैं कि मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद उनके साथ इंसाफ होगा। धन्यवाद। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।